Hello students, in today's video lesson we are starting first application of Ampere circular law. In the last video lesson we studied the Ampere circular law, how is it applied, and this law is compared with Gauss's law of electrostatics. It means that role that is played by Gauss's law in electrostatics, that same role is played by the Ampere circular law to find magnetic field induction due to a symmetry current carrying conductor at any point by the Ampere circular law. Okay, so let's get started. The first application of Ampere circular law, that is to find the magnetic field due to current through a very long circular cylinder. ठीक है, so we have a long circular cylinder, infinite long. ठीक है, तो हम सबसे पहले infinite long circular cylinder कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो infinite circular cylinder हम बनाएंगे कैसे, तो ठीक है, तो मैंने ऐसे उसका सर्कुलर पोर्शन बना दिया और ऐसे एक सिलेंडर मैंने कंसिडर कर रखा है. लेट वी से दिस सिलेंडर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, तो इसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन में यहाँ बना देता हूँ. एंड टू शो दैट दिस द कंसिडर्ड सिलेंडर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, तो इसको मैंने क्या कर दिखा दिया, दोनों तरफ ऐसे डॉटेड डॉटेड पोर्शन दिखा दिए, मतलब दिस इज गोइंग एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट हो गया. क्लियर है. ओके, लेट वी से इस सर्कुलर सिलेंडर की आपने रेडियस या आप बोलोगे एक्सिस मान लिया, तो लेट वी कंसिडर दिस वन, दिस ग्रीन लाइन बी द एक्सिस ऑफ दिस इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर. ये इसकी एक्सिस हो गई. नीचे आपने लेट वी से एक्स पॉइंट डिनोट कर दिया, ऊपर वाई पॉइंट डिनोट कर दिया है. ठीक है, लेट करंट इज फ्लोइंग इन दिस इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर इन एक्स टू वाई डायरेक्शन. ऐसे डाउन से अप डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. ओके, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंडर. इस सर्कुलर सिलेंडर की आपने कैपिटल आर रेडियस मान लिया है. ठीक है. ओके, तो आई करंट जब इस सिलेंडर से फ्लो कर रहा है, तो हमने पढ़ा है अब तक, और स्टेट एक्सपेरिमेंट ने भी ये बताया था कि ईच करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज ए या सेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. ठीक है, तो हर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, सेटअप कर लेता है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको मैं आउटसाइड द पॉइंट ऑफ आउटसाइड दिस सर्कुलर सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूं. उसके बाद सेकंड केस के अंदर द सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टेकन इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर, इसके अंदर कंसिडर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कंसिडर करते हैं, ये न्यूमेरिकल एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने भी पूछा था मेरे से, ये एनसीईआरटी सोल्ड न्यूमेरिकल भी है. ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये एक टॉपिक नहीं दे रखा, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, और जो और बुक्स हो गई जैसे प्रदीप वगैरह हो गई उनके अंदर ये एज ए टॉपिक डिस्कस कर रखा है. क्लियर है, तो आप लोग देख लेना, इसको एज ए न्यूमेरिकल भी कंसिडर करो. तो न्यूमेरिकल में भी यही था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका रेडियस आर के बराबर है. फर्स्ट व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टेकन आउटसाइड द दिस सर्कुलर पोर्शन, अगर इससे बाहर ले रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, और इससे अंदर ले रखा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग कैसे कर रहे हो, देखो फर्स्ट आप केस बना रहे हो. केस फर्स्ट है आपके अंदर आपके लिए कि व्हेन पॉइंट P इज टेकन outside the wire, outside the current carrying circular cylinder. ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर के क्या ले लिया आपने, बाहर ले लिया अगर P पॉइंट. ठीक है, तो इस P पॉइंट को मैंने लेट मी से इस पॉइंट पे कंसिडर कर लिया, यहाँ किसी P पॉइंट पे कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है आपको विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ. ठीक है, तो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ. कैसे अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ P पॉइंट को कंसिडर करते हुए वी ड्रॉ ए एम्पीरियन लूप. ठीक है, हम इस P पॉइंट को कंसिडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं. लेट वी से दिस P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, इस सर्कुलर सिलेंडर के r एक्सिस के ऊपर ये P पॉइंट दे रखा है. तो इस P पॉइंट को कंसिडर करते हुए आप एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करोगे, तो ऐसे आपने एक लूप कंसिडर कर ली है. क्लियर है, ये लूप हो गई आपके पास. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ कहती थी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप. ठीक है, एल. ठीक है, ये आप कंप्लीट लिख देते थे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप B डॉट डी एल लेते थे यहाँ पे आप लोग. ठीक है, B डॉट डी एल होता था, इट इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर होता था, म्यू नॉट टाइम्स
द टोटल करंट एंथ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप में कितना करंट एंथ्रेड होता था, ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ था। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है? तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले आप पी पॉइंट को कंसीडर करते हुए जो आपने एम्पीरियन लूप खींचा है, इसको हम लिख देते हैं एम्पीरियन लूप है आपके पास, एम्पीरियन लूप। वहाँ गॉसियन सरफेस होती थी, यह एम्पीरियन लूप होता है। इस एम्पीरियन लूप के ऊपर जो आपने पी पॉइंट कंसीडर किया, इस पी पॉइंट के अराउंड आप छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो। उस लेंथ एलिमेंट वेक्टर को हम डीएल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस लेंथ एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जेन्युइनली कैसे होती है, तो ये जो मैंने एम्पीरियन लूप बनाया ना, सर्कुलर लूप बनाया है रेड कलर का, दिस सर्कुलर लूप इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर ये लूप परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है तो उस केस के अंदर अगर आप इसके ऊपर मैग्नेटिक इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो आप ये बोलते थे कि इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंट टू द मैग्नेटिक एम्पीरियन लूप होती थी। ठीक है, या टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो सुनना ध्यान से, एक्चुअली में इस डीएल एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि आप लेट वी से आपने लूप को माना है, लूप इज द डायरेक्शन ऑफ लूप इज टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज। आपने लूप की डायरेक्शन मानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लूप मानी है तो उसके अकॉर्डिंग राइट एंड पाम रूल लगा लो या यहाँ पे टेंजेंट लगा लो। ठीक है, टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे दैट टेंजेंट विल बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक्स के अंदर उसको कैसे शो करते हैं, दैट टेंजेंट इज शोन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में शो किया जाता है उस टेंजेंट को। ठीक है, तो मतलब बुक के अकॉर्डिंग डीएल वेक्टर ये हो गया, लेकिन आप लोग इस डीएल वेक्टर को इन द प्लेन ऑफ बोर्ड मत समझना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। तो अगर मैं थोड़ा और जेन्युइनली बताना चाहूँ तो मैं ये कह देता हूँ कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्रॉस आ गया, देखो। ठीक है, ओके, इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, वैल्यू मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी पहले बता सकते थे, क्योंकि इस करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर के अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताने के लिए हमने राइट हैंड पाम रूल लगाना सिखाया था। थंब को हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर में जैसे करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में कर देते हैं। तो करंट इज गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन, आपने थंब को उस डायरेक्शन में कर दिया। उसके बाद टिप ऑफ फिंगर आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ कर दी और आधी फिंगर्स को कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड हो गई। ठीक है, तो इनवर्ड का मतलब इस जगह पे आप बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन भी वही दिखाओगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। और इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी आपने वही दिखाई है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड ही दिखाई है आपने इसकी डायरेक्शन भी। क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया तो इसका सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को अगर आप लोग यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करोगे तो डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल वेक्टर और कौन सा थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में एज इट इज चल रहा है म्यू नोट एज इट इज हो गया आई एन थ्रेड। तो देखो इस एम्पीरियन लूप ने कंप्लीट सर्कुलर सिलेंडर को ही अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। दिस कंप्लीट सर्कुलर सिलेंडर इज एनक्लोज इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो टोटल करंट उतना ही आ जाएगा जितना इस सर्कुलर सिलेंडर से टोटल करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड वुड रिमेन एज इट इज ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, अब ये कोस थीटा एंगल हो गया। तो थीटा एंगल किसके बीच में होता है, यहाँ पे ये थीटा एंगल होता है डीएल वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में। आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम से कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी यहाँ टेंजेंशियली है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड है, और डीएल वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। दोनों के लिए आपने एनसर्कल्ड क्रॉसवर्ड यूज कर रखा है। तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पे कोस 0 डिग्री की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब थीटा को आप पुट करोगे 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ये एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एज इट इज, डीएल एज इट इज और कोस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, अब देखना जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाते थे तो गॉसियन सरफेस को डिफाइन कैसे करते थे। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती थी जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती थी। तो उसी वे के अंदर एम्पीरियन लूप इज दैट लूप एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज सेम।
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू सब जगह क्या है, सेम है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स इफ दिस P पॉइंट इज टेकन एनीवेयर ऑन दिस एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ये P पॉइंट लिया जाता, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वुड रिमेन सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को आप लोग इस साइन ऑफ इंटरोगेशन से बाहर ले लेते हो, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका dl के ऊपर और राइट हैंड साइड वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज म्यू नॉट आई रहेगी। ठीक है, अब आपको b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन b एज इट इज हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद dl क्या है, dl इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस एम्पीरियन लूप। इफ द इंटीग्रेशन वुड बी कैरीड देन इट वुड बिकम द क्या बोलोगे आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप। देखो एम्पीरियन लूप ऐसे था, इसका छोटा सा एलिमेंट dl था, अगर कंप्लीट लूप को ही मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर dl एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा और फिर सभी को इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, इफेक्टिव टूल होता है मैथमेटिक्स का, जो पहले टूटी हुई प्रॉब्लम्स को, अलग अलग पार्ट्स में टूटी हुई प्रॉब्लम को असेंबल करने का काम करता है। तो सभी पार्ट्स को असेंबल करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, इस dl पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, और टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप, तो वो बन जाएगी 2 पाई r के बराबर। अगर आप एम्पीरियन लूप का रेडियस आपने क्या मान रखा है, r मान रखा है। तो क्लियर है यहाँ तक? ओके, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज एज इट इज, दैट इज म्यू नॉट आई रहेगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, एट पॉइंट P इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r के बराबर आ गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट पे कब आएगा, व्हेन P पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर, करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर के बाहर लिया गया है। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन वुड बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, its direction would be in the right side, it would be perpendicular to the board inward। ठीक है, तो perpendicular to the board inward हो जाएगा, तो encircled cross आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, here magnetic field induction due to current carrying circular cylinder is inversely proportional to the point of distance of the point of observation from the एक्सिस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर से जितना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर जाएगा उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं इस डायरेक्शन में लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट के ऊपर आया है आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r के बराबर, और इसकी डायरेक्शन आई है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट पार्ट सोल्व करूंगा इस प्रॉब्लम का। फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या मानेंगे, व्हेन दिस P पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अगर अंदर लाई कर रहा है तो। ठीक है, देखो उसको सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट केस वी आर टेकिंग द केस सेकेंड, व्हेन पॉइंट P, तो उसको मैं P नहीं, अब की बार P डैश बोल देता हूँ। व्हेन ए पॉइंट P डैश, when a point P dash is lying, is taken inside the current carrying circular cylinder। ठीक है, जब आपने P पॉइंट को क्या ले लिया, करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ले लिया P डैश पॉइंट को। ठीक है, तो P डैश पॉइंट बना देता हूँ। देखो मैं पहले यहाँ लेट मी से मैंने P डैश पॉइंट बना दिया इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट थिकर सिलेंडर था। अब की बार आपने P पॉइंट इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर से लिया है R रेडियस के ऊपर ही, लेकिन पॉइंट P देख रहा होगा आपको इनसाइड P डैश पॉइंट आपने इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के क्या ले लिया, करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ले लिया है P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट अंदर ले लिया है, तो आपको अंदर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वही हमें बायो-सावर्ट्स लॉ से फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस आएगा, मैं उसको डिस्कस करूँगा। पहले हमारा नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। ठीक है, B डॉट dl लगाते हैं हम लोग, B वेक्टर होता है, dl भी आपके पास लेंथ एलिमेंट वेक्टर होता है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स यह आ जाता है करंट एंथ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप। ये हमने सिंपली क्या लिख दिया है, बायो-सावर्ट्स लॉ लिख दिया है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड काम क्या होता था, उस P पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये P पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया और ये आपने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया, ये एम्पीरियन लूप। ठीक है, जब भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, मेक श्योर योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज P डैश
ठीक है, ये जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P डैश, इट मस्ट लाइंग ऑन द एम्पीरियल लूप, ये एम्पीरियल लूप के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो इस बात को समझना सब लोग। ठीक है, करंट है ना वो किसी भी कंडक्टर के अंदर दो तरीके से फ्लो करता है। लेट मी से मैं एक कंडक्टर बना देता हूँ ये वाला, क्लियर है, और एक कंडक्टर बना दिया मैंने ये वाला। दो कंडक्टर है आपके पास, क्लियर है, दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेट मी से कॉपर वायर से, लेट मी से Cu कॉपर वायर से। अब डिपेंड करता है कि करंट कैसा फ्लो कर रहा है। देखो AC करंट आप आगे जाके नेक्स्ट या 10th क्लास में थोड़ा पढ़ के आएगा। करंट की दो टाइप्स होती है, एक तो हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, आपकी बैटरी वगैरह है, इन्वर्टर की बैटरी हो गया, सेल वगैरह हो गया, उनके अंदर डायरेक्ट करंट होता है। और आपके घर में आने वाला जो आप लोग क्या बोलोगे आप, जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो आपके पास कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इन्वर्टर जो आउटपुट देता है वो भी कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट एक कंडक्टर में से अलग अलग तरीके से फ्लो करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट तो एक्चुअली में एक कंडक्टर में से हर जगह बराबर बराबर फ्लो करता है। देखो अगर डायरेक्ट करंट इस कंडक्टर से फ्लो करवाया जाता है ना, लेट मी से आई करंट इस कंडक्टर से एंटर करता, तो दैट करंट वुड सेपरेट एवरीवेयर इनसाइड दिस वायर, इस वायर के अंदर हर जगह फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। लेकिन AC करंट अगर इस वायर से फ्लो करवाया गया तो AC करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, AC करंट फ्लोज थ्रू द सरफेस ओनली। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। AC करंट है ना वो सरफेस ऑफ कंडक्टर से सिर्फ क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देख रहे होगे आजकल हैवल्स हो गई, ठीक है, काबिल वायर्स आ रही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो वायर आ रही हैं, उन वायर्स के अंदर आजकल क्या देने लगे, पहले जो पुराने टाइम की वायर्स के बारे में बात करें तो उन वायर्स के अंदर मुश्किल से दो ही वायर्स आती थी, तो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती थी। ठीक है, लेकिन आजकल की जो हैवल्स वगैरह की वायर आती हैं, जो इलेक्ट्रिकल, जो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए यूज करती हैं, उनमें एक केबल के अंदर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वायर्स आती हैं एक के अंदर। ठीक है, क्यों आती है वो, क्योंकि हम घर के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर रहे हैं, वो कौन से करंट के लिए कर रहे हैं, AC करंट के लिए। और AC करंट बेटर फ्लो कर पाएगा जितना उसके पास सरफेस अवेलेबल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज इस टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया जाता है कि आप दो मोटी वायर्स नहीं बनाने की बजाय बहुत ही फाइन वायर्स, बहुत ही थिन वायर्स बहुत सारी बना दो, उससे AC करंट क्या करेगा, ज़्यादा बेटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो आज वाली हैवल्स वगैरह की वायर्स है, ठीक है, और स्टारलाइट की आती हैं, कई आती हैं, उनके अंदर ये वायर्स के अंदर नंबर ऑफ वायर्स है ना, उसके केबल के अंदर ज़्यादा आने लग गई, पहले नंबर ऑफ वायर्स कम आती थी। ठीक है, तो इस छोटे से डिस्कशन से हमने क्या समझा, AC करंट फ्लोज थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ओनली। ठीक है, और DC करंट है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस बात को ध्यान रखना। DC करंट किसी भी कंडक्टर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से फ्लो करता है, AC करंट उस सरफेस के वो जो कंडक्टर है उसकी सरफेस से फ्लो करता है। अंदर AC करंट की वैल्यू एक्चुअली में जितना डेप्थ में जाते जाते हो ना आप कंडक्टर में, उसमें उतनी AC करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसको एक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब PG क्लासेस में, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ इफेक्ट बोला जाता है, स्किन डेप्थ इफेक्ट। क्लियर है, तो ये स्किन डेप्थ इफेक्ट के अकॉर्डिंग करंट है ना वो अंदर AC करंट इनसाइड द कंडक्टर कम मिलता है, DC करंट इनसाइड द कंडक्टर वेल फ्लो करता है और बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। AC करंट ओनली फ्लोज अक्रॉस द या थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर की सरफेस से फ्लो करता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, AC DC करंट तो हम यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो करंट आपने यहाँ पे माना है, जो करंट इस कंडक्टर में X एंड से एंटर कर रहा है और कहाँ से लीव कर रहा है, Y एंड से लीव कर रहा है, इफ दिस करंट इज कंसिडर्ड टू बी AC करंट। ठीक है, अगर इस I करंट को हम लोग AC करंट मान के चलते, तो अंदर जब आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, तो फिर इस एम्पीरियल लूप में, इस अंदर वाले एम्पीरियल लूप के अंदर जब भी आप लोग ये लिखते हैं ना, करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियल लूप, क्योंकि आपने करंट को AC मानना है, तो AC करंट तो सिर्फ सरफेस से फ्लो करेगा, तो अंदर करंट की वैल्यू आप लोग कितना लेके चलते हैं, करंट एंड थ्रेड 0 लेके चलते हैं। ठीक है, और अगर करंट एंड थ्रेड 0 के बराबर लेते तो अंदर किसी P डैश पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी क्या होना चाहिए था, 0, मतलब टॉपिक यहीं खत्म हो जाता। ठीक है, इफ दिस करंट इज कंसिडर्ड टू बी AC करंट, इन दैट केस दिस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ओनली। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के सिर्फ सरफेस से क्या करेगा, फ्लो करेगा। इन दैट केस करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियल लूप,
ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर इज 0। और अगर करंट एंथ्रेड 0 के बराबर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द कंडक्टर वुड बी 0, ये भी 0 हो जाता। तो टॉपिक यहीं खत्म हो जाता। लेकिन हम दूसरा केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, जब कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इफ दिस करंट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर सब जगह बराबर बराबर डिवाइड है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट हैंड साइड एज इट इज सोल्व हो जाएगा इसका इक्वेशन का। मैं सोल्व कर देता हूं। इंटीग्रेशन एम्पीरियन लूप लिया, एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेम होगा तो बी बाहर निकाल लिया मैंने। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप कर दिया, ठीक है, वैसे ही क्लोज लूप का छोटा सा एलिमेंट आपने डीएल माना, ठीक है, और यहाँ भी डीएल की डायरेक्शन दैट इज डीएल वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, तो वो कोस थीटा एंगल यहाँ पे आता ना, वो भी कोस 0 1 के बराबर हो जाता, तो वो स्कीप कर दिया मैंने। तो बी डीएल हो गया यहाँ पे, इट इज इक्वल टू यहाँ आया म्यू नोट। अब की बार लेना है आपको करंट एंड थ्रेड बाई द एम्पीरियन लूप, ठीक है, ए एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट एंड थ्रेड होता है। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज सोल्व हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एज इट इज, इस करंट कैरिंग एलिमेंट का छोटा सा, ये जो एम्पीरियन लूप है इसका छोटा सा करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट हो जाएगा डीएल, उसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका रेडियस बन जाएगा या इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, म्यू नोट एज इट इज, फर्स्ट थिंग। अब एक चीज क्लियर है कि हम लोग कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट इन वैक्यूम नाउ। अब हमारा पी डैश पॉइंट वैक्यूम में नहीं है। अगर वैक्यूम में नहीं है तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको बोलते थे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको आगे समझाएंगे टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। फिलहाल ये हो गया कि जब भी हम किसी मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से उसकी रिलेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है बात करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये आई करंट है ना, ये तो पूरे कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, लेकिन आपको करंट सिर्फ कितना निकालना है, आपको करंट सिर्फ उतना निकालना है जितना आपका एम्पीरियन लूप एनक्लोज कर रही है। देखो एम्पीरियन लूप को मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो ये आपकी एम्पीरियन लूप थी एक्चुअली में देखी जाए तो, ठीक है। इस एम्पीरियन लूप में जितना करंट है ना, वो करंट आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। ध्यान से सुनना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं निकाल क्या रहा हूँ, करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप को मैं आई डैश से डिनोट कर देता हूँ, तो आई डैश करंट निकाल रहा हूँ। आई डैश करंट कैसे निकाला जाएगा, टोटल करंट डिवाइडेड बाई वो एरिया जिसके अंदर, वो टोटल एरिया जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल एरिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपको करंट निकालना है एम्पीरियन लूप में, तो एम्पीरियन लूप का एरिया ले लो, तो एम्पीरियन लूप का एरिया आ गया छोटा पाई आर स्क्वायर के बराबर। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं समझाऊं थोड़ा सा। देखो मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट यहाँ पे एंटर करता है इस कंडक्टर के अंदर, और ये जो कंडक्टर का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है आपके पास, सर्कुलर सिलेंडर, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो क्या आ गया, 10 एम्पियर करंट आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और मान लेते हैं ये एम्पीरियन लूप है ना, ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसका एरिया। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना करंट फ्लो करेगा, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो करंट फ्लोइंग करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप आ जाएगा आपके पास 5 एम्पियर के बराबर। ऐसे निकाला है आपने, ठीक है। तो यहाँ किया क्या है, आपने निकाला है करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप व्हेन एम्पीरियन लूप इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर। इन दैट केस करंट एंड थ्रेड निकलेगा टोटल करंट एंटरिंग द सर्कुलर सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें वो करंट फैला हुआ है। तो आई करंट पाई आर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और आपको करंट निकालना है छोटे पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप आ गया आपके पास, आई आ गया, छोटा आर स्क्वायर आ गया, और नीचे आ गया कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। ये करंट आया है जो सिर्फ इस एम्पीरियन लूप के अंदर है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ में सिर्फ वही करंट लिया जाता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, जो एम्पीरियन लूप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी डैश पॉइंट के ऊपर आ गई, वो हो गई म्यू आर एज इट इज, म्यू नोट एज इट इज, आई एज इट इज, आई स्क्वेयर एज इट इज, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर एज इट इज, इनटू 2 पाई आर नीचे और आ जाएगा। क्लियर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर एट पॉइंट पी डैश इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला बन गया म्यू आर म्यू नोट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल आर कांस्टेंट है और सारी टर्म कांस्टेंट है सिर्फ छोटे आर को छोड़ के। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। जितना रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, जब आपने अंदर कोई पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई पी डैश पॉइंट के ऊपर, फॉर्मूला आया उसका म्यू आर म्यू नोट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ क्या आया, यहाँ अंदर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिपेंडेंट आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पीरियन लूप का रेडियस, और बाहर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो देखो इन दोनों पॉइंट को मैं एक डायग्राम के अंदर प्लॉट करूंगा, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इफ वी प्लॉट दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ले ली वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, लेट वी से यहाँ जब हम है ना ओ पॉइंट पे, तो हम है इस एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर पे है। एज वी गो अवे फ्रॉम, या एज वी गो फार अवे फ्रॉम द एम्पीरियन एक्सिस से दूर जाते हैं हम, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के एक्सिस से दूर जाते हैं जितना, तो लेट वी से ओ इसका 0 पॉइंट था और रेडियस इसका है कैपिटल आर के बराबर। तो जब हम ओ से आर तक मूव कर रहे हैं ना, तो हम हैं अंदर इस एम्पीरियन लूप के अंदर। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सिस से बड़ा एम्पीरियन लूप होता जा रहा है। तो उस केस में हमने बताया, जब पी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो तो आर पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इधर मैं आर प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड पॉइंट के ऊपर। लेट वी से इस पॉइंट के ऊपर जाके, मतलब जब आप सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे पहुंच जाते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बन जाता है मैक्सिमम। कब बनता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैक्सिमम, जब आपके छोटा आर दैट इज रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो पी पॉइंट बाहर चला जाएगा एम्पीरियन लूप के, इसके सिलेंड्रिकल कंडक्टर के। अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बाहर गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, तो इसको समझना ध्यान से। ठीक है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सर्कुलर सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एम्पीरियन लूप के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनसाइड द सर्कुलर सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज मैक्सिमम फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अगर कोई पी पॉइंट, अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस सॉलिड सिलेंडर के सरफेस के ऊपर कंसीडर कर लिया जाता है ना, पी डबल डैश पॉइंट, तो आप सबसे बड़ा एम्पीरियन लूप बना सकते हैं। तो जो अंदर रहेगा, मतलब जिस इस एम्पीरियन लूप की रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर के बराबर होगी, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैक्सिमम होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है। ठीक है, बस यही समझना है आपको इसके अंदर। ये आपका टॉपिक था, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है।